आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाक से 2 अगस्त के करंट अफेयर्स हम करते हैं। वोटर बिहेवियर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो शानदार कोर्स है आप उसको जरूर अवेल करें। 10,000 MCQs का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में। अब सिर्फ 100 बच्चों के लिए 10,000 कूपन कोड, ये कूपन कोड अवेलेबल है। तो जैसे आप 10,000 कूपन कोड यूज करेंगे 500 आपको तुरंत ऑफ मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए ही ये कोर्स बना है। अभी RO, ARO, SSC की वैकेंसीज आ गई है। 1 साल की आपको वैलिडिटी मिलेगी। तो लाइव क्लासेस है, बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगे, दोनों पे ही मतलब। तो भैया सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्या है वोटर बिहेवियर। बीजेपी की परफॉर्मेंस हमने देखी, 240 सीटें जीती। तो पावर शिफ्ट हम तो देखने को मिला है, 400 पार बोली जा रही थी। तो वोटर का बिहेवियर समझने की यहाँ पे बात हुई है। सबसे पहले तो लोक नीति CSDS प्री पोल सर्वे 2024 में बोला था कि जो आधे वोटर्स है 50.7% वोटर ने बोला कि भैया हमको धर्म वर्म से कोई लेना देना है नहीं, हमको बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, हम अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो हम पॉलिटिक्स में पार्ट भी ले पाएंगे। ऊपर से जो इन्फ्लेशन, जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आइडियोलॉजी से ऊपर ये सारे इशू हैं। राम मंदिर बना, ठीक है, लेकिन 7.5% ही बोल रहे कि राम मंदिर से हम बहुत खुश हैं। हिंदुत्व 2.3%, यानी कि 10% भी राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट नहीं दिया, ये आप समझिए। तो एक शिफ्ट है। लोगों को चाहिए रोटी कपड़ा मकान। बोला कि 22.4% अप्रिशिएट तो किया, लेकिन उन्होंने बोला कि भैया देखो अच्छी बात है मंदिर बन रहा है, लेकिन इलेक्टोरल सपोर्ट उसी को मिलेंगे जो हमको सपोर्ट करेगा, दैट्स इट। तो ये हिसाब किताब है। 5.2% बोला कि हाँ राम मंदिर की वजह से हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। 21% ने बोला कि जो डेवलपमेंट है। फिर नरेंद्र मोदी की कैरिज्मा की बात की जा रही थी कि पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत जबरदस्त है, 2014 में जो काम किया था अब और ज्यादा बढ़िया होगा। 2024 में 67% वोटर्स ने एक स्ट्रांग लीडर का आइडिया सपोर्ट किया था, बट 57.5% ने यह भी एम्फसाइज किया था कि भैया चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी को पूरी की पूरी आप ताकत दे दे, ऐसा होगा तो फिर डेमोक्रेसी खतरे में आएगी। माइनॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो आधे से ज्यादा 49% ये बिलीव करते हैं कि जो मेजॉरिटी है वही डेमोक्रेसी में रहेंगे। 48% ने ये बोला कि माइनॉरिटी सही है, मतलब माइनॉरिटी को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो बहुत अच्छा बैलेंस है, आप समझ रहे हो, 50-50 है ये जबरदस्त बैलेंस है। 57% ने हिंदू ने बोला कि भाई हम मुस्लिम दलित को बिल्कुल जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट में उनको फेवर करते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए माइनॉरिटी राइट्स और मेजॉरिटेरियन में, बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हमारा नेचर है, जो हमारा कल्चर है ना, वो सामने आया। तो जो डेमोक्रेसी का एसेंस है, पोस्ट पोल सर्वे ने ये बोला कि जो 42% वोटर है उन्होंने यही बोला कि भाई देखिए फ्री और फेयर इलेक्शन से ही हम सरकार को चेंज करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। 34% ने बोला कि सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए। तो एक तरीके से जो वोटर का कमिटमेंट है डेमोक्रेसी को लेकर वो बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार ये सर्वे हुआ है, जिसने ये बताया कि भारत के लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसके बाद बजट, अनएम्प्लॉयमेंट, बाप रे, पेपर 3 इकोनॉमी के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको बता दो हमारा लक्ष्य बैच भी चालू है, 10,000 रुपए का 1 साल के लिए, और साथ ही साथ आंसर राइटिंग सेशंस भी चालू हैं। तो एम्प्लॉयमेंट स्टैंड में शिफ्ट हमको देखने को मिला है। सेंट्रल थीम क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत ही सेंट्रल थीम है लेटेस्ट बजट में। इसमें प्रधानमंत्री का जो पैकेज है जॉब क्रिएशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, क्योंकि भाई बेरोजगारी के ही मुद्दे पे सरकार अभी मैंने आपको बताया नहीं आई, और अब बेरोजगारी का ही मुद्दा उठाया जा रहा है। तो 2 लाख करोड़ का यहाँ पे पैकेज दिया गया है, जो कि 4 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में असिस्ट करने वाला है। 2 स्कीम्स यहाँ पे लागू की गई है जिससे जो फ्रेशर्स हैं उनको मदद मिल पाए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो 500 कंपनीज अगर आप उसमें काम करते तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, हम आपको पैसा देंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लोन में जो आप EMI देते हो उसमें भी एक तरीके से रिबेट की बात है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है 1000 के करीब वो बनाए जाएंगे। इंटर्नशिप प्रोग्राम, जैसे 500 टॉप कंपनीज है तो उसमें सरकार जो है वो स्टाइपेंड देगी, ठीक है, ताकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनी रहे। फिर अगर हम जॉब क्राइसिस की बात करें तो भाई जाहिर सी बात है जॉब क्राइसिस है, और ऑपोजिशन ने इलेक्शन में यही तो मुद्दा उठाया था, जॉब क्राइसिस। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक जॉबलेस ग्रोथ होगी तब तक सरकार जो है वो खतरे में आएगी। और जॉबलेस, खैर जॉब के बिना तो ग्रोथ भी नहीं होती है। तो UAPA मतलब जो UPA है, जो कांग्रेस है, उसने भी सेम चीज फेस की थी, उसकी सरकार चली गई थी। लेबर लॉस की बात करें तो आपको पता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी है, बहुत पीछे चल रहा है। भाई कितने हमारे लेबर है जिनको वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं, अभी तक उनके पैसे नहीं बढ़े हैं। देखिए महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन बाकी कुछ नहीं बढ़ा है। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, कोविड-19 के बाद जो इनफॉर्मल सेक्टर में शॉक आया है,
जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन और फिर कोविड-19। 2016 जीएसटी, 2016 डिमोनेटाइजेशन, 17 जीएसटी और फिर तुरंत कोविड-19 आ गया। तो ये 3-4 साल जो रहे हैं ना, ये ऐसे रहे हैं कि बहुत दिक्कत हुई है यहाँ पे। मतलब एक तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर अभी भी उबर नहीं पाया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनिशिएटिव दिया गया है, बोला कि प्रोडक्शन बढ़ाइए, और जो हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक स्ट्रक्चरल थ्रेट है, आप समझ रहे हैं। तो इसमें पैकेज के इम्पैक्ट की बात करें तो इसको देखा जाएगा, सरकार के एक्शन की जरूरत है, और अगेन कंजप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि डिमांड जो है वो क्रिएट की जा सके, राइट। फिर गवर्नर्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कल भी हमने बात की थी, आपको याद होगा। तो यहाँ पे जैसे जो अब इस पे काफी बवाल हुआ था, जैसे क्या हुआ कि केरल जो है, केरल सरकार वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगी। होता क्या है कि राज्य सरकारें बिल लेके आती है, कोई कानून लेके आती है, वो गवर्नर के पास बिल चला जाता है, गवर्नर को असेंट देना होता है, लेकिन गवर्नर उस बिल को रख लेते हैं और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेज देते हैं। अब प्रेसिडेंट आपको पता ही है कि केंद्र जो है वो डायरेक्ट, मतलब वो कहीं ना कहीं सेंटर से एफिलिएटेड रहता है, सेंटर के एडवाइस पे काम करता है, ठीक है। तो वो मुश्किल होती है फिर, यानी कि कानून, इंपॉर्टेंट कानून जो है वो पास नहीं कर पाते हैं। तो पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरल ने ये बोला कि ये तो असंवैधानिक है, हम अगर कोई बिल लेके आ रहे हैं तो भाई आप इसको आगे बढ़ाइए ना। ये कल मैंने पूरा बताया था, इसको आप देख लीजिएगा, इसकी पीपीटी आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप नहीं तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो बोला कि आप इसको आगे बढ़ाइए, रोकने का क्या मतलब है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगी कि आप ऐसे कैसे रख सकते हो। मतलब देखिए, ठीक है, गवर्नर को एक इम्यूनिटी मिलती है, गवर्नर के पास पावर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीजों का सपोर्ट हम करेंगे। तो पंजाब केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल, मतलब ये यहाँ पे बोला था कि गवर्नर के पास पावर नहीं है कि बिल पे वीटो कर दे, यानी कि कोई बिल अगर गवर्नर को पसंद नहीं आया तो वीटो कर दे, ठीक है। तो वो असेंबली को बिल आप दे सकते हैं, अगर आपको चेंजेस चाहिए तो आप बोल दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एसेंट को ही विथहोल्ड कर दें, यानी कि आप बिल को रख के भूल जाएं। आप समझ रहे हो, ये चीज है। तो अब असेंबली दोबारा अगर बिल को अडॉप्ट करती है तो आपको एसेंट देना ही पड़ेगा। तेलंगाना में भी सेम चीज हुई कि गवर्नर जो है वो बिल्स पे एक्ट करे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। तो अभी गवर्नर कुछ राज्यों में, अब कुछ राज्य कौन है जो बीजेपी रूल्ड नहीं है, तो उसमें जो है स्टेट्स इन डायरेक्टिव्स को नहीं मान रहे, मतलब जो गवर्नर्स हैं इन डायरेक्टिव्स को नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद। तो अब केरल की सरकार ने 7 बिल भेजे थे प्रेसिडेंट को, लेकिन अभी तक 4 पे उनका एसेंट नहीं आया है, कोई भी रीजन नहीं दिया गया है। तो 10 से 23 महीने हो गए हैं। वेस्ट बंगाल और पंजाब में भी सेम कंडीशन। तो अब इससे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो है वो हमारा गड़बड़ाएगा ना। आप समझ सकते हो कि फेडरल स्ट्रक्चर हमारा, भाई देखिए, केंद्र को ज्यादा ताकत है लेकिन राज्य को भी अच्छी खासी ताकत है। अगर केंद्र को 60% ताकत है तो राज्य को 50% ताकत है। तो ऐसे काम होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो पूरी केंद्र को ताकत देखने की मिल रही है। तो इसीलिए सेंटर जो है यहां पे यही बोला है कि इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और यूनियन गवर्नमेंट जो है जब प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है तभी वो स्टेट बिल्स को एसेंट नहीं देता है। लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है, संविधान में एक फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो यहां पे देखने को मिला है। तो केरल ने इसको चैलेंज किया और इस पर जुडिशियल क्लैरिटी की बात होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के पास अपॉर्चुनिटी है, इस इशू को देखे और जो भी लिमिटेशंस हैं उनको, मतलब एक तरीके से लॉ का इंटरप्रिटेशन करे, क्योंकि जो करंट एक्शन है गवर्नर का वो एक तरीके से डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंडरमाइन करता है। कंक्लूजन यही है। और सुप्रीम कोर्ट जब एक बार बोल देगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का काम ही होता है कि लॉ को इंटरप्रेट करे। तो जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के हिसाब से उनको एक्ट करना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। आ जाओ बेटा, लीगल एडवाइजरी काउंसिल जीएस पेपर 2 पे ना पॉलिटी के लिए, पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए करंट अफेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि भैया एक लीगल एडवाइजरी काउंसिल जो है प्रधानमंत्री के लिए बनाई जाए। जैसे एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होती है ना, वैसे एक लीगल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे एनडीए ने एक यहां पे जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है बीजेपी, तो एक कंफर्टेबल इलेक्टोरल माइलस्टोन जो है वो नहीं अचीव कर पाए। क्योंकि लीगल इश्यूज को हैंडल नहीं कर पाए। तो इसीलिए सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब सरकार को कहीं ना कहीं एक लीगल कंसल्टेंसी देनी चाहिए ताकि चीजें जो है वो ठीक हो सके। लीगल पे भी प्रधानमंत्री को जो है वो एक तरीके से एडवाइस मिलती रहे। तो अभी इश्यूज की बात करें तो नेशनल और सोशल इंपॉर्टेंस के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं जो करंट गवर्नमेंट में है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, तो एक तरीके से राइट टू इंफॉर्मेशन का वॉयलेशन है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड में कोई पता नहीं चलता है कि किसके पैसे कहाँ यूज हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर। तो भाई अब ये अगर प्रधानमंत्री को पता रहे तो शायद ये स्कीम ही ना लेके आए, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए इसको चैलेंज करना हो तो भी, आप समझ रहे हो,
तो एक तरीके से इसीलिए ही यहाँ पे बोला गया है कि दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू हैव अ लीगल काउंसिल। और ऐसे आधार एक्ट था 2016 का, ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक था जो हिट एंड रन केस वाला था जो अभी हमने देखा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो कंसल्टेंसी गैप को फाइल करने के लिए एक अगर ऐसी एडवाइजरी काउंसिल हो तो बहुत बढ़िया हो। अभी वैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि एक पब्लिक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उसके पास से नॉलेज और रिसोर्सेज है ताकि सरकार को गवर्न कर सके कि जो भी लॉज है उनको बनाए जा सके, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है। तो इस पे रेगुलर रिसर्च रेफरेंस जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज देता रहता है, ताकि जो भाई देखिए अब जाहिर सी बात है, अब पीएम मोदी वकील थोड़ी ना है। पीएम कोई भी पीएम होगा उसकी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज होगी, बाकी सब में थोड़ी ना है। तो जिसका काम उसी को साचे। आमतौर पर सरकार इन्हीं यूनिवर्सिटी पे, जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे निर्भर है कि कोई भी लॉ बनाना है तो पूरी एक्सपर्टीज यहाँ पे मिल जाएगी। तो वही हिसाब किताब हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एलएसी की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे वही लीगल एडवाइजरी काउंसिल की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तरह ये बनानी चाहिए ताकि प्रधानमंत्री को ये मदद कर सके, ठीक है ना। लीगल एनालिसिस, कोई भी इशू आया इस काउंसिल को बुलाया और इन्होंने एडवाइस दी कि आखिरकार क्या होना चाहिए, लॉस क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो बहुत ज्यादा, अब इसमें कौन कौन होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, जूरिस्ट होंगे, लीगल ल्यूमिनरीज होंगे, रिसर्चर्स होंगे, एवरीवन, ठीक है, जिसको क्रिमिनल लॉ, ट्रेड, इंटरनेशनल लॉ सब में जो है वो अच्छी खासी जानकारी होगी। लॉ कमीशन से ये डिफर करेगी। आपको बता दूं कि जो लीगल एडवाइजरी काउंसिल है वो डेफिनेटली जो हमारी लॉ कमीशन इंडिया उससे बिल्कुल डिफर करेगी। अब आपको बता दूं कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करती है, एलएसी पीएमओ के अंडर काम करेगी, समझ रहे हो। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, कौन कौन से लॉ आने चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एलएसी जो है वो एंटिसिपेट करेगी। कोई भी मान लीजिए कि कानून आ रहा है तो इस पे, जैसे अब किसान लॉ था, बहुत सारे कानून, कोई भी कानून उठा लो। अब जैसे अभी गवर्नर का ही बात हो रही है, तो अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई करेगा, कोई भी कानून अगर मान लो सरकार लाने जा रही है तो क्या हो सकता है, कौन कौन प्रोटेस्ट कर सकता है, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या गैप्स हो सकते हैं, न्यूमरस लीगल इश्यूज पे बात होगी। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है। हालांकि आपको बता दूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को काफी क्रिटिसिज्म सहना पड़ा है। बोला है कि खाली 50% इनकी रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया गया है, ठीक है ना। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होती है, लेकिन 4.19 रिपोर्ट्स पर ईयर जब से ये आई है तब से खाली इन्होंने इतनी रिपोर्ट्स जो है वो दी हैं। तो ये चीज है। अब आखिरी करंट अफेयर, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। देखिए एक हंगर स्ट्राइक मतलब महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया था, हालांकि इससे पहले से होती रही, बट महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था कि हम हंगर स्ट्राइक पे हैं, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हम करने वाले हैं। तो आपको पता है कि जो जतिन दास थे, भगत सिंह के साथ साथ जतिन दास जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर, उन्होंने 62 दिनों तक हंगर स्ट्राइक की थी जेल के अंदर रह के। आपको याद है ना, भगत सिंह के साथ पूरे ने की, ऐसा खाना मिल रहा है, ये जानवरों से बदतर सलूक करोगे, तो ये चीज है। तो वही बता रहे कि इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। और फिर महात्मा गांधी ने भी ये किया था। अभी अन्ना हजारे, बहुत लोग हंगर स्ट्राइक करते हैं, बहुत सारे नेता हंगर स्ट्राइक करते हैं। तो वही है कि एक तो फिजियोलॉजिकल डिफेंस होता है कि इसमें क्या है ना, कि जैसे इसमें एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो एक तरीके से ये ऑपरेशन सिस्टम, जो ऑपरेसिव सिस्टम है उसके खिलाफ, क्योंकि अगर हंगर स्ट्राइक में किसी की मौत होगी तो सीधा सीधा आपके ऊपर दारोमदार आएगा। प्रोटेस्ट के लिए, जैसे जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो और भी प्रोटेस्ट फॉर्म्स हैं अवेलेबल, लेकिन हंगर स्ट्राइक एक बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें सबसे पहली बात तो कोई हिंसा नहीं है, और इसमें एक पर्टिकुलर इंसान जो है पूरी सरकार पे भारी पड़ जाता है। और उसके बाद कंपैशन होता है। भाई हर इंसान के अंदर इंसानियत है, याद रखिएगा, ठीक है। 100 में से 90 जो हैं लोग, उनके अंदर इंसानियत है। तो जब भी वो देखते हैं ना कि एक इंसान भूखा मर रहा है हमारे कानून के लिए, हमारे लोगों के लिए, तो वहां पे एक जागरूकता जो है वो जागती है। और एंशिएंट प्रोसेस आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आज से ही ये हो रहा है, बहुत पहले से। जैसे आयरलैंड में हंगर स्ट्राइक होती थी, ठीक है ना, कि जब कर्ज चुकाने की बात आती थी, लगान की बात आती थी। राज तरंगिणी में लिखा गया है कि रॉयल एडिक्ट्स या टैक्सेस के खिलाफ हंगर स्ट्राइक होती थी। रशिया के में जो पॉलिटिकल प्रिजनर 19th सेंचुरी रशिया पॉलिटिकल प्रिजनर साइबेरिया में थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, ठीक है ना, ताकि जो बहुत खराब कंडीशन थी जेलों की उसके खिलाफ गोलाडोवा का। फिर सफरगेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 1909 की जो हंगर स्ट्राइक थी, ठीक है ना, ब्रिटिश मतलब एक तरीके से फोर्स फीडिंग जो करती थी ब्रिटिश अथॉरिटीज, उसके खिलाफ आयरिश रिपब्लिकन्स ने की थी। फिर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने तो मतलब बलवंत फड़के हो गए, राम राखा हो गए, भगत सिंह, इन सब ने हंगर स्ट्राइक का सहारा लिया था। आप समझ रहे हो। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो पोट्टी श्रीरामुलु, भाई इनकी वजह से ही तो आंध्र प्रदेश बना 1952 में हंगर स्ट्राइक पे, और इनका देहांत हो गया था हंगर स्ट्राइक की वजह से। और उसके बाद फिर बहुत दंगे हुए आंध्र प्रदेश में, और फिर
1956 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। दर्शन सिंह फेरूमान, अब ये अगेन जो पंजाबी स्पीकिंग रीजन है उनको अलग करिए तो 74 दिन तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी और इसके बाद इनकी डेथ हुई थी और उसके बाद फिर अगेन सरकार को इनकी मांगे माननी पड़ी थी। आर एम शर्मिला ने तो सबसे लंबे समय तक आसपा के खिलाफ हंगर स्ट्राइक की थी, ठीक है ना, कि इतने समय तक प्रोटेस्ट हो रहे। तो एक पैराडॉक्सिकल है लेकिन स्टिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि कई बार ट्रैजिक डेथ्स भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को उससे पहले ही बातें मान लेनी चाहिए। तो ये लेक्चर था करंट अफेयर ऑफ 2 अगस्त, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। इसकी पीपीटी और पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।